स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जियोग्राफी की दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में डिटेल के साथ आपसे डिस्कस करूंगा। इन दो टर्मिनोलॉजीज़ का नाम जैसा कि मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपके सामने, इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो इसकी मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशंस बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताऊंगा और इन दोनों के इन्वायरमेंट और ह्यूमंस पर जो इम्पैक्ट आते हैं, इन्होंने जो इफेक्ट किया है ह्यूमंस को और इन्वायरमेंट को, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है इन टर्म्स का। तो ये है कि टू डिफरेंट व्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द इंटर रिलेशनशिप अमंग द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर एंड प्रिमिटिव ह्यूमंस के ह्यूमंस और नेचर के दरमियान जो स्टडी की गई, इनके इंटर रिलेशनशिप को, इनके आपस में जो इम्पैक्ट हैं या इनके आपस में रिलेशंस हैं, इनकी जब स्टडी की गई तो दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो हमारे सामने आए। एक को हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, दूसरे को बोलते हैं इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। इसका मजीद बेसिक कंसेप्ट यह है कि इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इंटरेक्शन, अर्ली स्टेजेस जो थी ना इंटरेक्शन की, अर्ली स्टेजेस जो थी इंटरेक्शन की, किसकी? ह्यूमंस और नेचुरल इन्वायरमेंट की। ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट। अर्ली स्टेजेस में ह्यूमंस जो थे वो नेचर से ग्रेटली स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट। उसके बाद लिखा हुआ है कि ह्यूमन वर लिसन टू इन्वायरमेंट, afraid of its fury, humans worshipped environment and needed natural resources for their sustainability। के इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए नेचर की जरूरत थी। दिस सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर इज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का बेसिक कंसेप्ट और उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जाता हूँ। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इसकी डेफिनेशन है, it argued that an area physical characteristics like climate have a strong influence and impact on psychological outlook of its inhabitants। ये कहता है कि किसी भी एरिया की फिजिकल आउटलुक जो है या उसकी जियोग्राफिकल आउटलुक है, उसके ऊपर क्लाइमेट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, उसके ऊपर क्लाइमेट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ये कहता है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि किसी भी एरिया की फिजिकल आउटलुक जो है, मिसाल के तौर पर क्लाइमेट, वो स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस करती है और उसका स्ट्रोंग इम्पैक्ट है किस चीज पर? फिजिकल आउटलुक ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मिसाल के तौर पर क्लाइमेट का स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस है और उसका स्ट्रोंगली इम्पैक्ट है किस पर? उस इलाके के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी फिजिकल आउटलुक पर, उनकी साइकोलॉजिकल आउटलुक पर। तो ये जो साइकोलॉजिकल आउटलुक पे जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है वो ग्रेजुअली ना स्प्रेड हो गया पूरी दुनिया में। दीज वेरिड आउटलुक स्प्रेड थ्रू आउट द पॉपुलेशन एंड रिजल्ट इन डिफाइनिंग द कल्चर एंड बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। ये साइकोलॉजिकल आउटलुक जो कि इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स ने, मिसाल के तौर पर क्लाइमेट ने इंसान को इन्फ्लुएंस करके, इंसान पर इम्पैक्ट डाल के उनकी साइकोलॉजिकल आउटलुक में चेंजिंग की, ये साइकोलॉजिकल आउटलुक जो इंसान की चेंज हुई, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गई। पूरी दुनिया में जब स्प्रेड हुई तो इसके नतीजे में एक नया कल्चर इवॉल्व हुआ है पूरी दुनिया में। जैसे लिखा हुआ है कि डिफाइनिंग द कल्चर एंड बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। कल्चर भी एक नया कल्चर भी इंट्रोड्यूस हुआ और इंसान का बिहेवियर भी उसी के मुताबिक मोल्ड हुआ। अब इसकी एग्जांपल है कि आइसलैंड नेशन, इसकी एग्जांपल ये है कि जो आइसलैंड नेशंस हैं उनका कल्चरल पैटर्न और बिहेवियर जो है पूरी दुनिया से यूनिक है। इसकी वजह ये है कि ये स्मॉल आइसलैंड है, इसकी वजह ये है कि ये स्मॉल आइसलैंड जो हैं ये बाकी फिजिकल वर्ल्ड से ना, कॉन्टिनेंटल वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड हैं। डिसकनेक्टेड होने की वजह से उन इलाकों के अंदर इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट की वजह से या इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से जो भी कल्चर और बिहेवियर डेवलप हुआ था, ठीक है, वो वहीं तक रह गया है। मगर जो कॉन्टिनेंटल वर्ल्ड है उसके अंदर जो कल्चर और बिहेवियर ह्यूमंस का पैदा हुआ था इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस की वजह से, वो तो ग्रेजुअली स्प्रेड हो गया, मगर आइसलैंड के अंदर स्प्रेड नहीं हुआ बिकॉज ऑफ देयर आइसोलेशन, बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल आइसोलेशन फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट वर्ल्ड। इसके बाद में आगे इसकी ना हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म देखता हूँ कि ऑल्दो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज फेयरली रीसेंट अप्रोच बट इट्स ओरिजिन गोज बैक टू एंशिएंट टाइम। इसका जो ओरिजिन है ना वो बहुत ही कदीम जाता है।
अभी आप आगे देखेंगे, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट फैक्टर्स वर यूज्ड बाय अरिस्टोटल एंड प्लाटो टू एक्सप्लेन व्हाई ग्रेक्स वर सो डेवलप्ड इन अर्ली स्टेजेस देन सोसाइटीज इन हार्ड एंड कोल्डर एनवायरनमेंट। तो इस द टर्म इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का जो ओरिजिन है वो जाता है एंशिएंट टाइम तक। मिसाल के तौर पर जो क्लाइमेट फैक्टर्स हैं यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो किसने यूज किए थे? अरिस्टोटल और प्लाटो ने यूज किए थे। क्यों? ये बयान करने के लिए कि हाउ एंड व्हाई ग्रीक्स वर मच डेवलप्ड इन द अर्ली स्टेजेस, कि ग्रीक्स जो हैं ब्रिटिश एरिया के जो लोग हैं वो दूसरी सोसाइटी की निस्बत डेवलप्ड क्यों थे? ठीक है, वो सोसाइटी जो उनसे हॉटर या कूलर एनवायरनमेंट के अंदर रहती है। ठीक है, उन्होंने जब तज्जिया किया कि ग्रीक्स वर हाउ द ग्रीक्स एंड हाउ व्हाई द ग्रीक्स आर मच डेवलप्ड देन सोसाइटीज इन हॉटर एंड कूलर क्लाइमेट, तो उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी की डेवलपमेंट और लेस डेवलपमेंट, मोर डेवलपमेंट और लेस डेवलपमेंट, मोर एक्टिविटी और लेस एक्टिविटी, लोगों का ज्यादा चुस्त होना या कम चुस्त होना, इसके ऊपर क्लाइमेट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरी आपको एग्जांपल देता हूँ। अल्जाहेज जो थे ना, एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के राइटर थे, उसने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर का तज़किरा किया। उसने कहा कि जो ह्यूमंस का स्किन कलर है ना, उसका जो ओरिजिन है, उसकी जो बेस है वो क्या है? वो है जी इन्वायरमेंटल फैक्टर। अल्जाहेज राइटर फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका साइटेड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एज ए ओरिजिन ऑफ डिफरेंट स्किन कल्चर, के डिफरेंट स्किन कल्चर के जो रीजन है उसकी वजह है इन्वायरमेंटल फैक्टर। दे ही बिलीव्ड दैट द डार्क स्किन कलर ऑफ वे मैनी अफ्रीकन्स, उसका मानना था कि जो ज़्यादातर अफ्रीकी लोगों का डार्क स्किन कलर है, उसके बाद उनके वेरियस बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट, वो किस वजह से है? वो अरेबियन पेनिनसुला ब्लैक बसाल्ट रॉक, वो बसाल्ट रॉक जो हैं अरेबियन में और अफ्रीका की पट्टी के साथ, उसकी वजह से मुख्तलिफ अफ्रीकन, ज़्यादातर अफ्रीकन लोगों का और उनके बर्ड्स, इंसेक्ट और मैमल्स वगैरह का रंग काला है। इब्न खुल्दून जो है वो 13वीं-14वीं सदी में अरब सोशियोलॉजिस्ट और स्कॉलर थे। उन्होंने पूरी दुनिया की हिस्ट्री लिखी। पूरी दुनिया की जब उसने हिस्ट्री लिखी, उसने बताया दुनिया की हिस्ट्री में कि जो इंसानों की डार्क स्किन कलर है उसके पीछे जो रीज़न है, उसके बिहाइंड जो काज है वो है अपना हॉट क्लाइमेट। तो लिहाजा जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, इन्वायरमेंटल या क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन हैज़ बीन डिस्कस्ड सिंस लॉन्ग। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी अरिस्टोटल की, प्लाटो के, इन दोनों ने ये कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमंस। अल्जाहेज अफ्रीकन राइटर है, उसने भी किया हुआ है। इब्न खुल्दून है, उसका भी मैंने आपके साथ तज़किरा किया है। वैसे बहुत से ऐसे स्कॉलर्स, रिसर्चर्स गुजर चुके हैं, हिस्टोरियन, जिन्होंने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ह्यूमन के ऊपर इन्फ्लुएंस के बारे में डिटेल के साथ लिखा है। मैंने चूंकि मुख्तसरन आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना था तो ये 4 काफ़ी हैं। इसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड ये है कि इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑन मैन, के इन्वायरमेंट के मैन पर क्या इफेक्ट हैं। पहले नंबर पे है ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट के पॉइंट में इन्वायरमेंट के इंसान पर ये इम्पैक्ट हैं कि हम लोग, आप लोग, मैनी पीपल हैव डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट टाइम व्हेन दे लिव्स इन एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट, के इंसान जो है वो मुख्तलिफ और मुश्किल वक्त जो है वो फेस करता है। कब? जब वो अपना क्लाइमेट, उस जिस क्लाइमेट के अंदर रहता है वो टू हॉट हो, टू कोल्ड हो और डेजर्ट इन्वायरमेंट हो, और या फिर उस जगह पे वाटर ना हो। ठीक है, तो इन मुख्तलिफ सिचुएशन में जो है इन्वायरमेंट से इंसान ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता है, उससे इम्पैक्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप दुनिया के जो मैप है उसमें पॉपुलेशन का डेंसिटी का अंदाज़ा लगाएं, उसको रिसर्च करें थोड़ी, जैसा कि आप देखेंगे कि दुनिया के वो ममालिक जो पानी के ज़खायर के ज़्यादा करीब हैं उनकी आबादी ज़्यादा है, जो ममालिक पानी के ज़खायर से दूर हैं उनकी आबादी कम है। मैं मिसाल देता हूँ आपके साथ। अमेरिका और कनाडा की वो पट्टी, वो सरहद जो कि समंदर के साथ टच करती है यूरोप वाली साइड पे, उसकी आबादी ज़्यादा है, यूरोप की आबादी ज़्यादा है। अब हम सब कॉन्टिनेंट साइड पे जाते हैं। इंडिया की आबादी ज़्यादा है, बांग्लादेश जो है छोटा सा मुल्क है, वो चूँकि समंदर के साथ टच कर रहा है, उसकी आबादी ज़्यादा है। पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान की आबादी आप देख लें कि समंदर से जैसे जैसे तो हम दूर जाते रहते हैं, दूर जाते जाते हैं तो
आबादी कम होती जाती है, जैसे नादरन एरियाज में आबादी कम है वो चूंकि समंदर से दूर है। मैं आपको चाइना की एग्जांपल देता हूँ। चाइना की ना 70 to 80% आबादी जो है वो उसका 15% एरिया रकबा जो है 15-15% लैंड जो है समंदर के पास वहां पे रहती है। इस तरह आप ऑस्ट्रेलिया का देख लें, ऑस्ट्रेलिया की सारी आबादी जो है वो उसकी सरहद के साथ है, यानी समंदर के साथ है, सी के साथ है। तो लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो समंदर के इलाके के पास रहें। और उसके अलावा पीपल डू नॉट वांट टू लिव इन अरेड रीजन्स और पोलर रीजन्स इन और इन हॉट और कोल्ड, एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड रीजन वेयर दे हैव टू फेस वेरी डिफिकल्ट टाइम। तो इसमें भी इंसान पर इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है जो कि इन्फ्लुएंस करता है। अगली स्लाइड जो है वो है हाउसिंग मटेरियल। हाउसिंग मटेरियल में जो है people tends to make their houses out of material availability। हाउसिंग मटेरियल environmental डिटर्मिनिज्म के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि हाउसिंग मटेरियल जो है वो इंसान जब अपने घर वगैरह बनाता है ना, जो अपनी कंस्ट्रक्शन करता है, वो किस बेसिस पे करता है कि जो उसको मटेरियल अवेलेबल होता है। मुख्तलिफ किस्म के इलाके हो सकते हैं, जैसा कि आप देख लें, कोई डेजर्ट रीजन है या अरेड रीजन है, कोई माउंटेन एरिया है या फिर कोई जंगल वगैरह है। तो इन हर एरिया के लिए जो सब्सिक्वेंट मटेरियल है हाउसिंग के लिए वो कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले अगर हमारे पास डेजर्ट एरिया है तो उसके अंदर, डेजर्ट या अरेड एरिया है तो उसके अंदर हमारे पास मड के कच्चे घर होंगे या फिर कोई पक्की ईंटों के भी घर हो सकते हैं। अगर हमारे पास है जी स्टूडेंट्स हॉट, अगर किसी इलाके में स्नो है तो उसके अंदर ना ट्रेडिशनल हाउस जो होते हैं, इग्लो यानी कि झोंपड़ी पर मुश्तमिल दरख्त जो है वो होते हैं। अगर कोई इलाका जंगल पर मुश्तमिल है, वो लोग जो जंगल के अंदर रहते हैं उनका जो हाउसिंग मटेरियल, जो हाउसिंग स्ट्रक्चर है, उनकी कमरों में और उनकी हाउसिंग, उनके फर्नीचर में लकड़ी का बड़ा की रोल होता है। उनकी आग जलाने में, उनके सारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने में, जैसे उनकी खाना पकाना हो गया, उनकी रिहाइश हो गई, इस तरह की चीज़ें। रिहाइश मतलब उनकी हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, वो सारी जो है वो जंगल की लकड़ियों पर मुश्तमिल होती है। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डेजर्ट एरिया के लोग रहते हैं वो वहीं से मड और गारे के अपने घर बनाते हैं। जो स्नो में लोग रहते हैं वो ट्रेडिशनल इग्लो जो हाउसेज होते हैं वो बनाते हैं। जो लोग जो हैं जंगल में रहते हैं वो जंगल की लकड़ियों से अपने घर बनाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट सच एज क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी हो गया। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर क्लाइमेट और टोपोग्राफी जो है किसी इलाके की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है उसको ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है। मिसाल के तौर पर जैसे अब क्लाइमेट चेंज है, मैं अगर सब कॉन्टिनेंट की एग्जांपल दूं तो सब कॉन्टिनेंट में एक रिसर्च के मुताबिक 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ने से तकरीबन 16 से 20% जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है। तो इस तरह एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी ग्रेटली इन्फ्लुएंस होती है। ज़ाहिर है जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होगा, तो उसकी जो इनपुट या प्रोसेसिंग है एग्रीकल्चर की, उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। चौथे नंबर पे जी है स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन जो है इन्वायरमेंट जो है ना, इन्वायरमेंट सच एज क्लाइमेट फैक्टर हो गए या फिर टोपोग्राफी हो गई, वो भी अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ग्रेटली इम्पैक्ट करती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इलाका पहाड़ी है, समुद्री, मैं आपको पहले पहाड़ की बताता हूँ, अगर कोई इलाका पहाड़ी है, माउंटेन एरिया है, तो उसके अंदर रोड बनाना, मोटरवे या एक्सप्रेस वेज बनाना वो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई होगी, दूसरा उसको रोड को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और तीसरे नंबर पे ना मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और रिस्की काम है। इसके मुकाबले में जो सी हैं, ओशन के रूट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट। Ocean routes are most effective and efficient way of transporting the goods and services from one part of world to another part of world in minimum time। ठीक है, तो इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको भी इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट जो है वो बेहतर ट्रांसपोर्टेशन माउंटेन एरिया में नहीं बनना देता, वो जो जहाँ पे हमवार ज़मीन होती है वहाँ पे भी अपने आपके रोड्स जो मोटरवेज जो अच्छे बन जाते हैं, उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सहूलत होती है। उसके अलावा सी रूट्स जो है उसके अंदर बोट से इस्तेमाल होती हैं, वो भी अच्छे तरीके से आपका मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। ठीक है,
अब जो है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ डिक्लाइन इन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ना वक्त के हिसाब से, वक्त के साथ साथ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की क्रिटिसिज्म शुरू हुई और लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई ये जरूरी नहीं है कि इन्वायरमेंट जो है वो इंसान पे इम्पैक्ट करता है, इंसान भी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वर क्रिटिसाइज्ड बाय टू रीजंस, के दो ऐसी वजूहत हैं जिसकी बिना पर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है वो क्रिटिसाइज होता है। पहले नंबर पे, सेम फिजिकल इन्वायरमेंट डिड नॉट प्रोड्यूस सेम रिस्पॉन्स टू ऑल एरिया। वो कहते हैं कि एक इलाका है मखसूस, उसके अंदर तो आप कहते हैं कि उस इलाके के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उन्होंने फर्ज करें डेवलपमेंट उतनी नहीं की, उन्होंने उसका सोर्स बनाया है कि भाई इस इलाके में की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो क्लाइमेट है। तो उसी तरह का क्लाइमेट जो उसके साथ वाले इलाके में है या साथ वाले रीजन या कॉन्टिनेंट में है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा डेवलप हो गए। तो इस फिक्र में कहने का मकसद ये है कि सेम क्लाइमेट ने हर जगह पे डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किए। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ किरदार ह्यूमंस का भी है, लोगों का भी है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ऑल दो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द मैन इन द सेम वे मैन आल्सो इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंट। वो कहता है कि जिस तरह इन्वायरमेंट जो है वो इंसान को इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल इसी तरह इंसान है वो भी इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ये वाली जो लाइन है मैं आपको दूसरे पार्ट में, इस लेक्चर के दूसरे पार्ट में इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो द आइडिया दैट मैन इज कंट्रोल्ड बाय नेचर वाज रिजेक्टेड। तो इन क्रिटिसिज्म की वजह से और रिसर्च की वजह से ये जो आइडिया था कि मैन जो है, लोग जो हैं वो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस होते हैं और ग्रेटली इम्पैक्ट होते हैं, वो रिजेक्ट हो गया आइडिया। मैनी जियोग्राफर्स स्ट्रेस दैट मैन इज फ्री टू चूज। मैन जो है जियोग्राफर्स के मुताबिक अब ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस है वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी एंड ही इज एन मैन इज एन एक्टिव एजेंट टू चूज द पॉसिबिलिटी फ्रॉम वाइडर रेंज ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, मैन जो है उसके पास काफी अपॉर्चुनिटी है, वो उनमें से किसी को चूज कर सकता है। तो अगली स्लाइड जो है वो मेरी ये है पॉसिबिलिज्म्स। इट आर्ग्यूज दैट विल ऑफ मैन इज ए बेसिक एक्टर इन देयर कंडक्ट एंड फंडामेंटल एक्टिविटी। इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म जो है वो ये कहता है कि जो इंसान की विल है वो जो है प्राइमरी एक्टर का रोल प्ले करती है, बेसिक एक्टर का रोल प्ले करती है इन देयर कंडक्ट एंड फंडामेंटल एक्टिविटी। के इंसान की विल जो है वो इंसान के कंडक्ट, इंसान के बिहेवियर, उसकी फंडामेंटल एक्टिविटी में प्राइमरी रोल या बेसिक एक्टर का रोल प्ले करती है। तो इस कंसेप्ट ने ना, पॉसिबिलिज्म ने वो डिनाई कर दिया है कि किसी भी इन्वायरमेंट का इंसान पर ज्यादा इन्फ्लुएंस है। दिस कंसेप्ट इंडिकेट दैट फिजिकल इन्वायरमेंट, ये कंसेप्ट जो है बताता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो पैसिव एजेंट है, जबकि ह्यूमन जो है वो एक्टिव एजेंट है। एंड ह्यूमन एज एन एक्टिव एजेंट, ह्यूमन हैज लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंसी टू चूज अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी। के इंसान के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटी होती है इंसान के पास, वो उनमें से किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए कोशिश करो तो वो कर सकता है। तो लिहाजा मैन इज एन एक्टिव एजेंट एंड इन्वायरमेंट इज एन पैसिव एजेंट। तो मैन जो है वो प्राइमरी फैक्टर है, प्राइमरी एजेंट है, प्राइमरी फैक्टर है, और इन्वायरमेंट जो है वो सेकेंडरी इंपैक्ट या सेकेंडरी फैक्टर है इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म के कंसेप्ट के हिसाब से। तो इसके बाद मैं अगली स्लाइड आपको दिखाता हूँ, हिस्ट्री ऑफ पॉसिबिलिज्म। ये जो पॉसिबिलिज्म की टर्म है ना, सबसे पहले यूज की थी फेबर ने। ठीक है, फेबर ने कहाँ पे यूज की थी? इन हिज बुक जियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन टू हिस्ट्री। जियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन टू हिस्ट्री एक बुक थी, उसके अंदर जो है इसने ये टर्म इस्तेमाल की थी। वेयर ही सेज दैट पॉसिबिलिटीज आर वाइडर स्प्रेड एंड मैन हैज फ्रीडम टू चूज। जैसा कि मैंने आपको बताया, फेबर ने भी यही कहा था कि इंसान के पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उन पॉसिबिलिटीज को कैसे अवेल करता है और उनमें शॉर्ट लिस्ट करके अपने आप को कैसे यूटिलाइज करता है पॉसिबिलिटीज को इस्तेमाल करके, जो भी इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज हैं। अब ये लिखा हुआ है कि बाय 1950s डिटर्मिनिज्म वाज ऑलमोस्ट इंटायरली रिप्लेस्ड इन जियोग्राफिक बाय पॉसिबिलिज्म। के 1950 से पहले तक तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट प्राइमरी था, उसके बाद 1950 के बाद जो है वो कंसेप्ट चेंज हुआ है। अब लोग कहते हैं कि ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है वो है, यानी कि इंसान जो है वो एक्टिव एजेंट है टू चूज वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, उसमें एक्टिव एजेंट है। अब जी स्टूडेंट्स, अगले पर हाउ ह्यूमन इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ने हमने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में मैंने आपको बताया था कि हाउ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स ह्यूमन, इसमें उल्टा है। उसमें चूंकि इन्वायरमेंट पीपल को इम्पैक्ट करता था,
तो उसमें हमने पढ़ा था हाउ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पीपल। इसमें लोग जो है वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट पे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो लिहाजा यहाँ मैंने आपको बताना है हाउ वी ह्यूमंस इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। पहले है जी वाटर स्कार्सिटी। ह्यूमन जो है ना, ह्यूमंस नीड वाटर टू लिव, ग्रो एंड सर्वाइव। कोई भी इंसान जो है वो पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इंसान जो है ना उसने मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज करके, ह्यूमन यूज डिफरेंट टेक्निक टू स्टोर एंड सेव द वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर रिजर्वायर्स लाइक डैम, canal system to irrigate the flood and get the constant volume of water। के ह्यूमन जो है उसने मल्टीपल टेक्निक्स को यूज करके मुख्तलिफ वाटर रिजर्वायर बनाए हैं जिसको हम डेम्स कहते हैं। तो डेम्स के अंदर पानी स्टोर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। इसी तरह डेम के आगे इन्होंने मुख्तलिफ कैनाल सिस्टम बनाए हुए हैं, सीमेंटेड भी हैं और कच्ची भी हैं। तो कैनाल के अंदर डेम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद पानी जो है वो डेम से कैनाल्स में जाता है, कैनाल से आगे एग्रीकल्चर जो है वो इरीगेट होती है और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो मेंटेन होता है कैनाल्स में, तो आगे एग्रीकल्चर को भी जाता है। इस तरह वाटर स्टोर होता है। वाटर स्टोर होने के साथ साथ इंसान जो है वाटर को अपनी मर्जी और ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। इसमें मैंने एग्जांपल दी है, एरल सी है ना, एक एरल सी है अपना सेंट्रल एशिया के अंदर। तो एरल सी सेंट्रल एशिया के अंदर है, उसमें से ना रशिया ने जो है उसमें उसको ओवर इरीगेट कर लिया है, यानी कि उस जो एरल सी है उसका जितना भी पानी था वो रशिया ने अपनी तरफ डाइवर्ट कर दिया है। डाइवर्ट करने के बाद अपने इलाकों को इरीगेट किया है और उसके अंदर पानी जो है वो कम हो गया है। अब उसका जो साइज है ना, वॉल्यूम है, चौड़ाई जो है उसकी पेटी जो है पानी की चौड़ाई, वो तकरीबन इट इज़ नाउ 20% ऑफ व्हाट वाज इन 1920 से अब कम है। तो इस तरह जो उसका पानी कम हुआ है उसके भी इन्वायरमेंटल के ऊपर नेगेटिव कंसिक्वेंसेज हैं। मिसाल के तौर पर फिशिंग इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो, प्लांट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो उसके बाद है एग्रीकल्चर टेरेसिंग। एग्रीकल्चर टेरेसिंग जो है ना वो है, टेरेसिंग का मतलब है ज़मीन को हमवार करना। एग्रीकल्चर टेरेसिंग जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर आपने देखा होगा कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे रेड रीजन है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे अपना जरखेज़ ज़मीन है। तो ह्यूमन जो है ना उसने वक्त के साथ साथ इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट किया और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैर आबाद ज़मीन को आबाद किया एग्रीकल्चर टेरेसिंग के ज़रिए। इसी तरह माउंटेन एरियाज़ जो हैं उसके अंदर भी 1 एकड़ 2 एकड़ आधा एकड़ की ज़मीन जो है वो लेवल करके उसके अंदर फसल उगा दी जाती है। और इस तरह जो रेड रीजन है, जो रेत के टिब्बे हैं, जो रेत के पहाड़ हैं, उस इलाकों में भी जो ज़मीन है वो काफ़ी हद तक लेवल करके इंसान उसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर टेरेसिंग के ज़रिए भी इंसान ने इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट किया है। तो इसमें एग्जांपल है कि हिमालय माउंटेन एरिया जो है वो इधर अपना सब कॉन्टिनेंट में, इसकी एग्जांपल हिमालय एंड इस माउंटेन इन साउथ अमेरिका। तीसरे नंबर पे जी है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है वो उस वक्त होती है जब ह्यूमंस वो फॉरेस्ट, ट्रीज, प्लांट को कट डाउन करते हैं। किस स्पीड से? जब ह्यूमंस ट्रीज, प्लांट्स और ग्रीनरी को कट डाउन करते हैं, फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं उस स्पीड से, उससे ज़्यादा स्पीड से कि जिस स्पीड से वो दोबारा ग्रो हो रहे हैं, यानी कि सादा अल्फाज में डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है दरख्तों का कटाव। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन उस वक्त कहलाई जाती है जब दरख्तों की कटाई की स्पीड दरख्तों के उगने की स्पीड से ज़्यादा हो। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इसका मकसद ये होता है कि इसमें एक बात ये हो सकती है कि टू सेटल डाउन द ह्यूमन, ठीक है, कि लोगों के घर बनाने हैं, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी जिसको हम माइनिंग कहते हैं, माइनिंग के लिए हो सकती है, फॉर इकोनॉमिक पर्पस हो सकता है। टिम्बर माफिया जो है वो इलीगली जो है वो फॉरेस्ट को काट सकता है, फॉरेस्ट फायर इसकी वजह हो सकती है। तो मल्टीपल रीजंस जो हैं, इसमें 90% रीजन जो है ना वो ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट किया है। किस तरह के? उसके जंगलात वगैरह भी काट दिए हैं, यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंसान जो है वो इन्वायरमेंट को इस्तेमाल कर रहा है। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जी है स्टूडेंट्स क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ना, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली सिंपली इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस, जबकि क्लाइमेट चेंज जो है उसके अंदर टेम्परेचर में इजाफा भी है, लेंथ के सीजन की लेंथ में इजाफा, और बाकी जो इन्वायरमेंटल चेंजेस सारी वो क्लाइमेट चेंज में आती हैं। क्लाइमेट चेंज किस तरह है कि नेचुरल क्लाइमेट जो था वो तो कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन ह्यूमंस ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, अपनी इम्पैक्ट करके इन्वायरमेंट के ऊपर
इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट करके क्लाइमेट को चेंज कर दिया। वो ह्यूमंस ने कैसे इन्वायरमेंट के क्लाइमेट को कैसे चेंज किया, वो इस तरह किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूज़ ऑफ फोसल फ्यूल, अपना हाइडल इलेक्ट्रिसिटी पैदा ना करना, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। इसके नतीजे में जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल, जिसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज है ना, ये इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती है। तो इंसान ने इन्वायरमेंट को या क्लाइमेट को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है कि ओजोन लेयर भी डैमेज हो गई है। उसके अंदर भी 1985 में अंटार्कटिका के मकाम पर एक होल जो है वो इन्वेंट हुआ था। तो ये सारे ह्यूमंस के इम्पैक्ट हैं जिसने क्लाइमेट को आज ये हाल किया। इसके नतीजे में सैलाब आए, मुख्तलिफ नुकसान क्लाइमेट चेंज के हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह भी यही है, इंडस्ट्रियल एमिशन जो है, नॉइज जो है, यूज ऑफ फोसाइल फ्यूल, सल्फर, टॉक्सेस, नॉक्सेस, जो सॉक्सेस गैसेज हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर जा रही हैं, तो इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। तो इस तरह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। पोल्यूशन, जब ह्यूमंस के ऊपर इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस था तो तब इतनी पोल्यूशन नहीं थी, क्योंकि इन्वायरमेंट ह्यूमंस को अपने मुताबिक इस्तेमाल करता था एज पर प्रीवियस लॉन्ग अगो। लेकिन 1950 के बाद जब ये कंसेप्ट आया कि ह्यूमंस ग्रेटली इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंट, तो तब से पोल्यूशन जो है ना उसमें तेजी से इजाफा हुआ है। ह्यूमंस ने पोल्यूशन में इजाफा कैसे किया? सबसे पहली वजह मैं आपको बताता हूँ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई 1970-50s में ग्रेट ब्रिटेन में, तो तब से ना मशीनरी को चलाने के लिए स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया जाने लगा। उससे पहले एक मशीनरी को चलाने के लिए या बैलगाड़ी या ह्यूमंस जो हैं वो अपनी पावर के ज़रिए चलाते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में दूसरी मशीन जो है वो मशीन को चलाती है, या स्टीम इंजन जो है मशीन को चलाता है। तो ये जो मशीनरी चलती है ना, इसके नतीजे में जो कुछ रॉ मटेरियल या इनपुट मटेरियल, जिसको हम आमतौर पर तेल कहते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो कंज्यूम होता है। तो जब तेल कंज्यूम होता है, कोई एक स्टीम इंजन चलता है दूसरी मशीनरी को चलाने के लिए, तो तेल जो कंज्यूम होता है स्टीम इंजन को चलाने के लिए, वो धुआं जो है वो आसमान पर निकलता है। जब धुआं निकलता है, इसको हम कहते हैं कि धुएं की एमिशन, ठीक है, धुएं का इखराज। बिल्कुल इसी तरह जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया और फर्टिलाइजर हो गया। बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं चावलों की या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है, उसकी इमिशंस जो होती है वो भी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही है। तो इन्वायरमेंट की पोल्यूशन किस किस एंगल से इम्पैक्ट हो रही है? इसमें एयर पोल्यूशन है कि फ़िज़ा आलूदा हो रही है इंडस्ट्री के एमिशन की वजह से। वाटर पोल्यूशन ये है कि इंडस्ट्रीज़ का जो एमिशन है वो पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है, इससे वाटर पोल्यूशन हो जाती है। लैंड एमिशन ये है कि इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो खुलेआम ज़मीन में अगर आप डाल देंगे तो वो लैंड जो है वो पोल्यूट हो जाएगी, और ऐसी पोल्यूट होगी कि वहाँ पर दोबारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी या जो प्लांटेशन है वो बड़ी मुश्किल से होगी। उसके बाद एयर, लैंड, वाटर, नॉइज़ पोल्यूशन ये है। नॉइज़ पोल्यूशन में इंडस्ट्री जब चलती है तो उसका हैवी नॉइज़ होता है, तो ये नॉइज़ पोल्यूशन है। तो सारे ये जो मैंने पोल्यूशन आपको बताया, ये ह्यूमन इम्पैक्ट है ऑन इन्वायरमेंट। उसके बाद है डीसर्टिफिकेशन। डीसर्टिफिकेशन बेसिकली ये है कि रेड या डेजर्ट रीजन में इजाफा करना। मिसाल के तौर पर अगर ह्यूमन जो हैं वो डेजर्ट एरिया के बिल्कुल करीब वाले इलाके में दरख्तों का, ग्रीनरी का कटाव करते हैं, या फिर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, एनिमल, गोट, कैमल, शिप्स वगैरह की ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, तो उससे भी डीसर्टिफिकेशन जो है वो हो सकती है। डीसर्टिफिकेशन के नतीजे में जो मुख्तलिफ एरियाज हैं वो अरिड हो गए हैं, डेजर्ट हो गए हैं, जैसे जैसे डीसर्टिफिकेशन बढ़ी है। तो इन मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से जो है ह्यूमंस अपने इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये था मेरा लेक्चर। मुझे उम्मीद है ये मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।